सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन, और हम बात कर रहे थे अणु संख्या गुणधर्म के पूरे प्रॉपर्टी के बारे में, यानी चारों प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ ली। कौन कौन सा हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था परासरण दाब, हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह फिर से ये अपनी वीडियो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो अपने आप में ही एक पूरी सोसाइटी है, या फिर कहूँ कि सोसाइटी को प्रेरित करती है। मैं कादीपुर के क्षेत्र की एक ऐसी गैर सरकारी संस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अपने लेवल से बहुत कुछ अच्छा कर रही है, और जिसको जिसको देखकर, जिसमें सम्मिलित होकर मुझे भी वाकई गर्व अनुभूति होती है। मुझे याद है वो दौर जब अचानक किसी प्रोग्राम में मुझे जो है संदीप जी मिल गए थे, संदीप अग्रहरी और डॉक्टर समीर पांडे जी। ये दोनों हमसे मिले और उन्होंने आग्रह किया हमसे कि आप हमारे साथ आएँ और देखें कि सार्थक इंडिया फाउंडेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है। शायद होली मिलन समारोह का कुछ ऐसा प्रोग्राम था जहां मतलब दुर्लभ बस्तियों में जाकर जो है बच्चों को जो है उनको एक्साइटेड करने वाली चीज़ें, या फिर उनको मिठाइयों का वितरण करना, रंगों का वितरण करना, गुलाल का वितरण करना, खिलौने का वितरण करना, कपड़ों का वितरण करना, ये सब करना हुआ। यकीन मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उस समय सम्मिलित हुआ। काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों से मुझे मिलने का उस समय मौका मिला था। जैसे उनमें से एक शख्सियत हैं डॉक्टर इंदु शेखर उपाध्याय गुरु जी। मतलब एक तरीके से उनकी बातें मुझे काफ़ी जो है इंस्पायर करने वाली लगी। और जिस तरीके से वो अपने संरक्षण में जो है ये सब मार्गदर्शन आगे बढ़ाए, तो ओवरऑल सार्थक इंडिया फाउंडेशन जिस प्रकार की एक टीम है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलाई जा रही, अभी तो सब पूरे संपूर्ण कादीपुर के द्वारा चलाई जा रही है। और जो कादीपुर ही नहीं, इस तहसील से बाहर सुल्तानपुर जिले और सुल्तानपुर से भी बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जो है जिसे कहते हैं अच्छे कार्यों के प्रति जो है समर्पित रहती है इस संस्था से। और संस्था से जुड़ने का मौका अगर हर किसी को मिले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी संस्था से ही रिलेट करके जो है आप अच्छे कार्य कर सकें। आप व्यक्तिगत भी अपने रूप में, चूँकि कंडीशन भी ऐसी है, सार्थक इंडिया फाउंडेशन की बात तो मैं इस प्रकार से करूँगा कि वो नित्य प्रतिदिन जो है जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ जो है कि उनके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं समाज कल्याण करने में। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको सुख सुविधा और खाने पीने की वस्तुएं किसी भी प्रकार से कमी ना हो, इसके लिए वो बेहद ही ख्याल रख रहा है। तो हमें भी गर्व होता है इस प्रकार से कि हम कादीपुर में हैं और सार्थक इंडिया फाउंडेशन यहीं की नींव है। तो मैं एक बार फिर सार्थक इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ऐसे नेक कार्य कर रहे हैं। यकीनन आप इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और अभी तक जिस तरीके का कोरोना का केस इतना हाई तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये संकट का घड़ी कैसे भी करके धीरे धीरे जो है निकल जाए, हम इससे जो है बाहर आ जाएं। तो इसी के साथ मैं सार्थक इंडिया फाउंडेशन को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उनको देख के, उस तरीके के देख के हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए और हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे आज बढ़ रहे हैं किसके बारे में बात करने कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। ये दो तरीके की टॉपिक है, और इस टॉपिक का रिलेशन इस तरीके से है कि डेफिनेशन तो पूछता है, दोनों में अंतर पूछता है। तो अंतर यहाँ पे व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। तो सवाल उठता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगर हम किताब की बात करें, बुक की बात करें, तो जो बुक का डिफिनेशन है वो चारों तरफ किसके घूम रहा है? राउल्ट के नियम
किसकी तरफ घूम रहा है, राउल्ट के नियम की। वो विलयन जो स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है। ये तो ठीक है, राउल्ट का नियम किससे रिलेटेड है, तो हम फिर से आ जाएंगे भाई, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। राउल्ट का नियम इस तरीके से काटेंगे। और दूसरा कौन सा मुद्दा आता है, तो ये आ जाता है कि जो अपना विलयन है पीए, वो वास्तव में उसके वास्तविक विलयन और उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी विलयन में अगर घटक ए है तो उसका जो उसमें आंशिक दाब है वो वास्तव में उस विलयन के मूल प्रभाज यानी उस ए का मूल प्रभाज और उसके वास्तविक वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमने जान रखी हुई है कि जो भी इस नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ये तो अकॉर्डिंग हुआ किसके, बुक के। अब हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी सरप्राइज के अकॉर्डिंग पढ़ना है जो आपने, और ये बेशक पूरी तरीके से लागू भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल इसे जो है एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए जो है मैं इस तरीके की बातें बता रहा हूँ। तो हम आइए बात करते हैं आदर्श विलयन क्या है। अब हम इसका डिफिनीशन केवल राउल्ट के नियम पर नहीं अपितु जो है अपना विलयन का जो अणु संख्या गुणधर्म है, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं, चारों। कौन कौन से हैं, नंबर एक परासरण दाब, परासरण दाब जिसका फार्मूला बना पीवी बराबर एन अपान वी एस टी। मैंने पी अकेला ही छोड़ना परासरण दाब को उचित समझा और जो उसके साथ भी होता था उसे बटे में भेज दिया। आपको मुझे उम्मीद है कोई भी आपत्ति नहीं होगी। दूसरा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब हमने ये पढ़ा तो इसमें हमने पढ़ा कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो पीओ माइनस पीएस अपान पी होता है, जो कि एन अपान एन प्लस कैपिटल एन यानी विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमने ये पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये जो हमने पढ़ा वो तो था डेल टीवी इक्वल टू के बी इंटू मोललता, यानी विलय का जो मोललता है और जो उसका क्या है उन्नयन स्थिरांक है उसके गुणनफल के बराबर कौन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। चलिए इसके बाद हमने चौथा जो पढ़ा वो पढ़ा हमने हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में हमने अवनमन पढ़ा डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। अब यहां पे हमें समझने लायक बात है कि जो हमने विलयन के अणु संख्या गुणधर्म को पढ़ा तो ऐसे विलयन, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, ऐसे विलयन जो अणु संख्या गुणधर्म के चारों नियमों का स्वतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाता है। या फिर दूसरे रूप में कहें कि ऐसे विलयन जो परासरण दाब, वाष्प दाब, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन से विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, आदर्श विलयन कहलाता है। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि ऐसे विलयन जो अणु संख्या गुणधर्म के चारों नियमों का स्वतः पालन नहीं करते या जो है विचलन प्रदर्शित करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। या फिर और भी एक डिफिनीशन हो सकती है परासरण दाब, वाष्प दाब, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में। ऐसे विलयन जो परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन से विचलन प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब सवाल उठता है, चलिए डिफिनीशन तो हमने बता दिया, अब सवाल उठता है कि क्या प्रत्येक विलयन हमारा जो है आदर्श विलयन होता है या कि नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई आदर्श विलयन तो चूंकि नाम ही ऐसा है तो कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत 0.0001% जितना भी विचलन जरूर होगा। लेकिन हम लगभग ऐसे विलयन जो कुछ जो पूरी तरीके से इनका पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन मान सकते हैं। अब इससे हमें डीपली समझना होगा कि भाई कैसे। जैसे देखिए यहां पे हमने फार्मूला बता दिया P बराबर एन अपान वी एस टी,
पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर एन अपान एन प्लस एन, टीबी बराबर केबी इंटू मोललता और टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। इसमें हमने राइट साइड में वो रखा जिसका हमें जरूरत है, जैसे पी हो गया पीओ माइनस पीओ हो गया, पीओ माइनस पी एस अपान पीओ हो गया, डेल टीबी हो गया, डेल टीएफ हो गया, जिसका मान हमें कैलकुलेट करना है। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो हमारे ये चारों हैं जिनका मान हमें कैलकुलेट करना है, और राइट साइड में उनके संदर्भित कुछ हमें फार्मूले दिए गए हैं जिनमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है। क्या होता है कि भाई अगर हम फार्मूले की बात करें, यानी किसकी बात करें, सूत्र की बात करें, तो हमें सूत्र में मान रखने पड़ेंगे, मान रखने पड़ेंगे कहाँ, राइट साइड में। एन रखा, वी रखा, एस रखा, टी रखा और कैलकुलेट किया तो पी की वैल्यू आएगी। इसे हम कहते हैं गणितीय रूप, गणितीय रूप। इसमें जो है मैथमेटिक्स टाइप में रखेंगे या फिर गणनात्मक रूप इसे लिख सकते हैं, गणनात्मक प्रेक्षण, जिसे हम कह सकते हैं गणनात्मक प्रेक्षण। कि इस आधार पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसे हम गणनात्मक कहेंगे। और दूसरा आता है भाई प्रयोगात्मक, यानी रियल में परासरण दाब ज्ञात करने का एक तो फार्मूला हो गया पीवी बराबर एन अपान वी एस टी, और दूसरा हम बर्कले हर्टले विधि से क्रिएट करें कि भाई उतने ही का कितना परासरण दाब होगा। जब हम गणनात्मक पी निकालते हैं, गणनात्मक पी मान लेते हैं पीए हो गया, और प्रयोगात्मक गणनात्मक मान लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, पीएम हो गया, और प्रयोगात्मक यानी पीवी प्रैक्टिकल हो गया। इन दोनों में अगर बराबर, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाए या फिर लगभग बराबर हो जाए, जिसमें पॉइंट का फर्क हो बस, तो वो तो हमारा क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये विचलन प्रदर्शित कर रहा है, यानी गणनात्मक परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो कैसा हो रहा है, अनादर्श विलयन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई अनादर्श विलयन को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए। तो हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाहेंगे फिर से कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनका मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कैलकुलेशन करके कि भाई सारे मान को पुटअप कर दिया और जो भी वैल्यू आई वो हमारा जो है गणनात्मक प्रेक्षण हो गया। दूसरा कि भाई उसके जो है प्रयोग के आधार पर हम उसकी वैल्यू निकालें कि उसका वैल्यू एक्चुअली में कितना होता है, उसके आधार पर निकाल लें, तो उसके आधार पर हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी। अब हमने कहा कि भाई प्रयोगात्मक वैल्यू यानी कि दो तरीके की वैल्यू होंगे। यहाँ पे मैं मिटाना चाहूंगा और यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिखूंगा कि एक होगा प्रयोगात्मक गात्मक मान और दूसरा होगा आपका जो है गणनात्मक मान। क्या होगा, गणनात्मक मान, गणनात्मक मान। अब सवाल उठता है कि भाई रियल मतलब कैसे पता चलेगा कि प्रयोग, तो वास्तविक कौन है, वास्तविक ये है। कैलकुलेशन से कौन आया, कैलकुलेशन से यह है, यह है। अब हमें क्या निकालना है कि हमें अगर निकालना पड़े कि एक्चुअली में कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक वैल्यू जो प्रयोगात्मक गात्मक मान को बता रही है वो गणनात्मक मान से किस प्रकार रिलेट करती है, रिलेशन करती है। यानी कि प्रयोगात्मक मान और गणनात्मक मान को अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कुछ एक वैल्यू आएगी। चलिए सपोज हम करते हैं प्रयोगात्मक मान x है और गणनात्मक मान y है, या फिर हम कहें कि प्रयोगात्मक मान 2 आ रहा है और गणनात्मक मान 1 आ रहा है। तो यानी कि हमें क्या करना होगा कि गणनात्मक मान में एक ऐसा कांस्टेंट का गुणा कर देना होगा जिससे उसके प्रयोगात्मक मान के बराबर आ जाए। हाँ, सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वीडियो को बार बार रिवाइज करिए या फिर यहीं से फिर से दिमाग लगा के सुनना शुरू करिए कि भाई ये जो हमारा वैल्यू है, मान लेते हैं कि एक बार हमने गणना किया, कैलकुलेट किया और हमारी वैल्यू आ गई जो है 4.082, ये आ गई हमारी परासरण दाब। ये किसके आधार पर आया है, हमारा जो है जब हमने गणना किया, क्या किया हमने, गणना करने पर।
तो हमने गणना कैसे किया होगा, विलेय का भार बटा अणुभार रखा होगा, आयतन कितना है ये रखा होगा, यस की जगह 0.0821 रखा होगा, टेम्परेचर अगर हम 27 डिग्री या 25 डिग्री रख रहे हैं तो 273 जोड़ के रखा होगा। तो उस आधार पर हमारा जो पी की वैल्यू आ गई वो आ गया 4.082 एटीएम। तो हम तो चलिए ठीक है, ये तो आ गया 4.0821। अब हमने कहा कि भाई इसका प्रयोग से निकाल लेते हैं कि प्रयोग द्वारा कितना बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे ही हमने प्रयोग द्वारा किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2.041 एटीएम। अब इन दोनों में तो फर्क नजर आ रहा है कि एक की वैल्यू प्रयोग के आधार पर कुछ और आया है, गणना के आधार पर कुछ और आ रहा है, हो और कितना आ रहा है, दुगना आ रहा है। वैल्यू अगर बताएं तो इसके लिए P बराबर N/VST है। अब इसके रियल वैल्यू मतलब P जो कि 4.082 आया है, इसको अगर हमें क्या चेंज करना होगा, ये हम ऐसा क्या करें कि ये 2.041 आएगा सपोज करिए। तो ये तो इसी के कैलकुलेशन से आया ना कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एन और वी एस टी की जगह 4.082 रखने पे तभी उसकी मतलब वैल्यू रखने पर ही कितना आ रहा है, 4.082। क्या हम ऐसा ना कर दें, यानी चेंज करके बदल कर हम ऐसा कर देते हैं कि P बराबर N/V/ST/2 हो जाए। ये समझने की कोशिश करिए। तो अब हमने क्या किया कि P बराबर N/V/ST 1/2 लिख दिया कि चलिए 1/2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये जो 1/2 वैल्यू है यही हमें एक्चुअली में आई कहलाता है, यानी 1/2 गुणांक कहलाता है। कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना होगा, ताकि उसके रियल वैल्यू में, उसके यानी गणनात्मक वैल्यू में हम उतने का गुणा कर सकें, ताकि जो वैल्यू आए वो प्रयोगात्मक वैल्यू के बराबर आए। यानी कि हर एक कंडीशन, इस तरीके से जितने भी कंडीशन हैं इन सब को चेंज करके P बराबर I इंटू N/VST लिखा जा सकता है। और इसको चेंज करके लिख सकते हैं PO माइनस PS अपान PO बराबर I इंटू N/N प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डेल TB बराबर I इंटू KB मोललता लिख सकते हैं। और ये डेल TF बराबर I इंटू KF मोललता हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि सब में आई का गुणा करना अनिवार्य है, ताकि ये पता चल सके कि वो आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, चाहे विचलन प्रदर्शित कर रहा हो चाहे विचलन ना प्रदर्शित कर रहा हो, उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये तो था हमारा जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब सवाल उठता है कि चलिए इसी टॉपिक को हम यहीं ब्रेक करेंगे और अब हम बताएंगे आपको कि भाई जो विचलन होता है, पहला कंडीशन है कि विचलन न हुआ और दूसरा कंडीशन है कि विचलन हुआ। विचलन मतलब भिन्नता प्रदर्शित करना। विचलन मैं फिर से बता रहा हूं कि गणना करने पे कुछ और आए और प्रयोग करने पे कुछ और आए तो वो हुआ विचलन प्रदर्शित किया, विचलन हुआ। लेकिन अगर गणना करने पे वही आ रहा है और प्रयोग करने पे भी वही आ रहा है तो इसको कहेंगे वो विचलित ही नहीं हुआ, यानी वो उसने विचलन प्रदर्शित नहीं किया। अब हम ये क्या बताना चाहते हैं आपके, अगर विचलन नहीं हुआ तो वो कौन है, वो आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन है। अगर वो विचलन प्रदर्शित नहीं किया तो वो आदर्श विलयन है, यानी कि उसके लिए केस क्या होगा कि हमारा जो हमने निकाला था कि भाई P विलेय या फिर यक्स विलेय, यानी विलेय का मूल प्रभाज जब 0 हो और विलायक का मूल प्रभाज जब क्या हो, 1 हो, क्योंकि विलेय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज का योगफल, तो उस समय विलायक का ही वाष्प दाब क्या होगा, PO होगा, या फिर क्या हम कुछ भी परासरण दाब क्या होगा, P होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे P विलायक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, P वाष्प दाब मतलब विलायक, किसका, विलायक जितना। अब अगर हम यहीं पे ये लिखें कि अगर यक्स विलेय अब पूरी तरीके से 1 हो गया और यक्स विलायक अगर जो है क्या हो गया 0 हो गया। अब विलेय, यहाँ पे कंडीशन किसके लिए बात हो रही है, द्रवों के लिए। द्रव विलेय व द्रव विलायक,
क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि विलेय द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा, उस केस में विलेय का भी अपना पराशर दाब होगा और विलायक का भी अपना पराशर दाब होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करके बताते थे कि ये हो गया विलायक का वाष्प दाब। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये घटेगा, और एक समय ये आएगा कि इस तरीके से। तो ये हमने ग्राफ पढ़ रखा हुआ था, इसलिए ग्राफ पे तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप पराशरण दाब के वो प्रीवियस वीडियो में जाके ग्राफ अच्छे से समझ लेंगे। तो आदर्श विलयन के लिए तो ये केस है। लेकिन अगर विचलन हो गया, अगर विचलन हो गया तो यहाँ पे विलयन कैसा होगा? अनादर्श होगा। कैसा होगा? अनादर्श विलयन होगा। अब अगर विचलन हो गया तो उसके दो कंडीशन है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या आएगा कि प्रयोगात्मक मान इज ग्रेटर देन गणनात्मक मान। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने प्रयोग करके जो मान निकाला है वो गणना करके निकाले गए मान से अधिक हो। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्रयोगात्मक मान कम होगा गणनात्मक मान से। तो ध्यान रहे कि उस प्रयोगात्मक मान का गणनात्मक मान से ज्यादा निकलने पर उस स्थिति में देखिए ये जो अपनी लाइनिंग जारी है, एक्चुअली में ये गणनात्मक मान भी उतना ही है और प्रयोगात्मक मान भी उतना ही है। जब हम इसको बनाएंगे कि भाई पी विलेय जब शून्य था तो पी विलायक कितना था? 1 था। और जब यहां पे लिखेंगे कि पी विलेय 1 था तो पी विलायक कितना था? विलायक 0 था। इस कंडीशन में हमारा जो मेन आया था वो पी विलायक यहाँ पे था और यहाँ पे हमने रख दिया पी विलेय। अब जो गणनात्मक मान था उसे हमने डॉट 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 से प्रदर्शित कर दिया। याद रखें कि एक्चुअली में पी विलेय जब इस कंडीशन में तो इसी के बराबर होगा और पी विलेय भी जब यक्स विलायक 0 था तो उस कंडीशन में तो इतना ही आने वाला। लेकिन अब जब कैलकुलेशन यानी विलेय का वार जब दोनों विलेय और विलायक को आपस में मिलाने लगेंगे तो वो गणनात्मक मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। गणनात्मक मान इस केस में भी क्या होगा? बढ़ जाएगा और इस केस में भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एग्जैक्ट यानी कि अगर मैं बात करूं इसको सही से मिला दूं इस तरीके से और इस तरीके से तो आप ग्राफ में समझ रहे हैं कि प्रयोगात्मक मान ज्यादा हो रहा है किसकी अपेक्षा? गणनात्मक मान को। गणनात्मक मान की जो रेखा है वो ये है जो नीचे से जा रही है और जो ऊपर कर्व का रूप धारण कर रही है वो प्रयोगात्मक है। इस विचलन को हम धनात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन को हम क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो धनात्मक विचलन वो है जिसमें प्रयोगात्मक मान ज्यादा आता है किसकी? गणनात्मक मान के। यानी कि वह विचलन यानी किसी भी विलयन में धनात्मक विचलन यह प्रदर्शित करता है कि गणितीय रूप से गणना किए गए मान से अपेक्षा प्रयोग द्वारा प्राप्त किए गए मान अधिक है। यही प्रदर्शित करता है कौन? धनात्मक विचलन। अब ऋणात्मक विचलन के केस में क्या हो जाएगा? यानी अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हमने पी विलेय बराबर 0 रख दिया, पी विलायक बराबर 1 रख दिया, पी विलेय 0 पी विलायक 1 रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया पी ओ विलायक और यहाँ पे हमने लिख दिया पी ओ विलेय। एक्चुअली कंडीशन में तो कुछ ऐसा होगा अगर वो आदर्श विलयन होता। ये हो गया हमारा गणनात्मक मान। अगर ये गणनात्मक मान है तो हमारा जो प्रयोगात्मक मान होगा वो नीचे से जाएगा। हो सकता है प्रयोगात्मक मान कम हो। यानी अगर हम इसको रेखा को सीधा खींच दें तो हमारा जो प्रयोगात्मक मान आया है वो डाउन करके जाएगा, यानी नीचे से कर्व प्रदर्शित करेगा। ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं।
यानी ये ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आप इसका जो है ग्राफ बनाएंगे, यानी आपने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन लिख दिया, उसकी डिफिनेशन बता दी, उसके अंतर बता दिए। फिर आपने विचलन बताया, विचलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन होता है, एक ऋणात्मक विचलन होता है। धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित होता है? जब प्रयोगात्मक मान गणनात्मक मान से अधिक हो तो वो धनात्मक विचलन कहलाता है। जब ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं? जब प्रयोगात्मक मान गणनात्मक मान से कम आ रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। और उसके दोनों ग्राफों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब सवाल उठता है कि चलिए ग्राफ तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब क्या होता है वान ठाप गुणांक? वान ठाप गुणांक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुणांक, तो वान ठाप गुणांक जिसे हम विचलन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहले तो इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि वान ठाप गुणांक किसने लाया था, क्यों लाया था, कैसे लाया था, डिफिनेशन क्रिएट करेंगे, कौन से सन में वान ठाप ने लाया था, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके तीन प्रकार के अध्ययन को हम पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कौन कौन सा हमने बताया? एक तो हम अपसामान्य मोलर द्रव्यमान के रूप में पढ़ेंगे, एक विचलन के रूप में पढ़ेंगे, और तीसरा जो लास्ट होगा हमारा वो हम किसके रूप में पढ़ेंगे? आप लोगों को क्या मतलब कि संगुणन और वियोजन के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विचलन, विचलन के रूप में, वान ठाप गुणांक को विचलन के रूप में। फिर अपसामान्य मोलर द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। और तीसरा तब हम कौन सा पढ़ेंगे? संगुणन व वियोजन के रूप में, संगुणन और वियोजन के रूप में। तो चलिए एक पहला शुरू करते हैं हम कि विचलन के रूप में हम इसे जो है कैसे पढ़ेंगे। चलिए, विचलन वही, यानी दो प्रकार का, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। और विचलन के रूप में देखिए किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो विचलन कितने प्रकार के मिल सकते हैं कि आई पर, आई हमारा होगा क्या? तो यहाँ पे वान ठाप गुणांक, इसकी जो डिफिनेशन बनेगी विचलन के आधार पर, कि किसी भी विलयन में गणना करने पर प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान और प्रयोग के आधार पर प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म के मान के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वान ठाप गुणांक कहते हैं। यानी कि इसे फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विलयन का वान ठाप गुणांक उस विलयन में उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रयोगात्मक मान, यानी प्रयोगात्मक मान, तथा उसके गणनात्मक मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वान ठाप गुणांक आई कहते हैं। गणनात्मक मान, प्रयोगात्मक मान किसका? अणुसंख्यक गुणधर्म। कौन? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। अब यहाँ पे देखेंगे जो आई है वो प्रयोगात्मक मान, मतलब कि रियल में क्या वैल्यू है और गणना करने पे हमने क्या मिलाया, वही हमारा क्या होगा? आई होगा। सपोज करें जैसे पी ए बराबर N/V/ST, ये आपका गणनात्मक है, और पी बी बराबर I इंटू N/V/ST, ये आपका प्रयोगात्मक है। मैंने अभी डिफाइन किया था कि प्रयोगात्मक कुछ और भी हो सकता है। जब समीकरण 2/1 करेंगे, 2/1 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? PB बटा PA, और यहाँ से NST कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा? I/1, यानी I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक मान बटा PA क्या हो जाएगा? गणनात्मक मान। चलिए, अब इस स्थिति में हमने क्या रखा कि ये कैसे आएगा? तो हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रश्न हमारा बनेगा, वो कहेगा कि यदि कोई विलयन फला 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 है, उसके सेम कि उसके इतने ग्राम को इतने विलायक की या 1 लीटर में या किसी भी तरीके से, जिससे हम उसके गणनात्मक मान, यानी जो अब तक अणुसंख्यक हमने गुणधर्म पढ़ रखा हुआ है उसको, उसकी सहायता से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और प्रश्न में ही दिया हुआ यदि उसका प्रयोग के आधार पर इतना मान प्राप्त हुआ है तो आई की वैल्यू बताइए, तो आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये एक इसका कंडीशन हो जाएगा पहला।
अब सवाल उठता है कि आई कितने प्रकार का हो सकता है। तो आई पहला कंडीशन होता है कि आई अगर एक हो गया, आई किसके बराबर हो गया, एक हो गया, तो वो विलयन कैसा विलयन कहलाएगा, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन कहलाएगा। या फिर दूसरे रूप में कहें तो विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा, विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या करेगा, विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन है यदि आई इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो तो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ये दोनों केस आई इज ग्रेटर देन 1 और आई इज लेस देन 1 दूसरी कंडीशन है। ये दोनों ही कंडीशन किसके लिए लागू होगी, आदर्श अनादर्श विलयन के लिए लागू होगी, अनादर्श विलयन के लिए लागू होगी। लेकिन आई इज ग्रेटर देन 1 में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये ध्यान रखिए, धनात्मक विचलन विचलन प्रदर्शित करेगा। और आई इज लेस देन में हम हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन विचलन प्रदर्शित करेगा। कैसे, आई का मान अगर 1 से ज्यादा हो गया तो 1 से ज्यादा का गुणा गणनात्मक में होगा, और गणनात्मक मान अगर ज्यादा आ गया किसकी अपेक्षा, प्रयोगात्मक मान की अपेक्षा, अगर जो है गणनात्मक मान अगर ज्यादा मतलब कि गणनात्मक मान जो है कम रहेगा, प्रयोगात्मक मान ज्यादा रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्रयोगात्मक मान की वैल्यू ज्यादा आ जाने से किसकी अपेक्षा, गणनात्मक मान की ज्यादा आने से तभी आई क्या संभव है, 1 से ज्यादा संभव है। इस स्थिति में हमने जान रखा हुआ है कि वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हमने ऋणात्मक विचलन किस स्थिति में पता किया, भाई प्रयोगात्मक मान अगर कम आ गया और ऋणात्मक मान ज्यादा आ गया तो कम बटा ज्यादा, यानी आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम, तो आई से की वैल्यू 1 से कम होने की स्थिति में वो क्या प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये तो पहला था विचलन के अनुसार वान-ठाप गुणांक का मान। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अपसामान्य मूलर द्रव्यमान। नंबर 2 आता है हमारा अपसामान्य सामान्य मोलर द्रव्यमान। अभी हमने बताया कि जो है गणनात्मक मान, अगर हम चूंकि अब यहाँ तो गणनात्मक मान की तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन इसको समझने के लिए गणनात्मक मान और प्रयोगात्मक मान की थोड़ी सी वैल्यू निकालते हैं। जैसे P बराबर n/v/st नंबर 1, दूसरा PO माइनस PS अपान PO बराबर n/n प्लस कैपिटल है, तीसरा डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मूललता, और चौथा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मूललता। ये तो हमारा हो गया कि भाई अगर गणनात्मक करना है तो हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन जो वास्तविक प्रयोगात्मक वैल्यू होगी वो हमने बताया कि आई के बिना अधूरी है, यानी आई के को कंप्लीट करना होगा ही होगा, यानी पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर, यहाँ पे भी हमें आई का गुणा करना ही करना होगा। तीसरा हमने कर दिया जो है पीओ डेल टीवी बराबर ए बी इंटू मोलरता, और चौथा आ गया हमारा डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलरता। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे या फिर आई क्या होता है अपसामान्य मोलर द्रव्यमान की स्थिति में। यहाँ पे हमें यहाँ पे भी यन के रूप में W/m अणुभार मिल गया, यहाँ पे भी यन के रूप में W/m अणुभार मिल गया, मोलरता में भी यन में W/m अणुभार छुपा हुआ है, यहाँ पे भी W/m अणुभार छुपा हुआ है। यानी कि ये बाकी सब कि विलय का भार इतना ही लिया गया, विलयन का आयतन हो, यस हो, टी हो, समझ में आता है, केवल W के बटा यम पर रिलेट करके हम देखेंगे जो मोलर द्रव्यमान है। बाकी सब केस में स्मॉल w और कैपिटल W और विलायक का भार समान हो सकता है, लेकिन जो विलय हम घोल रहे हैं, यानी जब किसी विलायक में क्या घोलते हैं, विलय घोलते हैं, तो विलय के घुलने के पश्चात उसका जो वास्तविक अणुभार हुआ करता था, वो जो बाहर विलयन के बाहर विलय का जो अणुभार होता था, और जब वो विलय जब किसी विलयन में चला आया तो उसका अणुभार हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बदल जाता है, या तो ज्यादा हो जाता है, या तो कम हो जाता है, या तो बराबर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। कि
विलय को मिलाने से पहले उसका अणुभार और विलय को विलयन में जाने के पश्चात उसका अणुभार, ये दोनों में अंतर है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब सामान्य मोलर द्रव्यमान के आधार पर जो अपना वान ठाप गुणांक होगा वो होगा विलयन में विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार भी हम कह सकते हैं, बटा विलयन से पूर्व विलय का मोलर द्रव्यमान। अब विलय, अब यही देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, नंबर एक कंडीशन आएगा आई बराबर अगर 1 हो जाए, यानी कि विलयन से पहले भी वही अणुभार था और विलयन में जाने के बाद भी वही अणुभार है, तभी तो आई की वैल्यू 1 आएगी। यानी इस कंडीशन में ऊपर और नीचे दोनों बराबर होगा, यानी क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। यानी अब सामान्य मोलर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा कंडीशन I इज ग्रेटर देन 1 और I इज लेस देन 1 होने पर, यानी अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो विलयन में जाने के पश्चात उसका अणुभार क्या हो गया? बढ़ गया। अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो विलयन में जाने के पश्चात उसका विलय का अणुभार क्या हो गया? बढ़ गया। और I की वैल्यू अगर 1 से कम हो गई तो विलयन में जाने के पश्चात उसका अणुभार क्या हो गया? कम हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये बात खत्म। तो ये तो था अणु संख्या। अब सामान्य मोलर द्रव्यमान के दूसरा नंबर का मान वान ठाप गुणांक के दूसरे नंबर का केस। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? संगुणन व वियोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संगुणन व वियोजन की स्थिति। इसमें आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई जो होता है, यानी कि ये हम लिख सकते हैं कि संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटा संगुणन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। यहाँ पे हम ला रहे हैं कि भाई दो कंडीशन है, एक तो संगुणन और एक होता है वियोजन, यानी उसके पश्चात, यानी वियोजन के पश्चात। अब यहाँ पे हम इस कंडीशन संगुणन या वियोजन जो हमने लिखा है उसमें लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के पश्चात, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के पश्चात। यानी इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? आई क्या है? अभिक्रिया के पश्चात अणुओं की संख्या और बटा अभिक्रिया के पूर्व अणुओं की संख्या, यानी अभिक्रिया के पश्चात अणुओं की संख्या और अभिक्रिया के पूर्व अणुओं की संख्या। अभिक्रिया क्या होती है? माना ए से बी चेंज हुआ तो ए के स्थिति में कितने अणु हैं और बी के स्थिति में कितने अणु हैं, वही है। अभिक्रिया के पश्चात यानी उत्पाद की तरफ, अभिक्रिया से पूर्व यानी अभिकारक की तरफ। ये भी आप समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के पश्चात वाली कंडीशन को हम लिख सकते हैं उत्पाद में अणुओं की संख्या, और अभिक्रिया से पूर्व में हम लिख सकते हैं अभिकारक में अणुओं की संख्या। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, आपने ये बात समझ रखा हुआ। अब सवाल उठता है वही 3 केस कि क्या होगा आई का वैल्यू जब 1 हो जाए, तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। और आदर्श विलयन की केस में क्या होगा? ना तो वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। ये बात अपने और ध्यान रखें। क्या होगा? आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा तब होगा जब अभिकारक उत्पाद के अणुओं की संख्या ज्यादा हो और जो है अभिकारक के अणुओं की संख्या कम हो। इसी स्थिति में आई 1 से अधिक हो सकता है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि वियोजन हुआ। वियोजन जिसे हम आयनन भी कहते हैं, आयनन का होना। यदि अगर आई की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो उस स्थिति में संगुणन का होना हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? संगुणित हो गया। तो ये तो था हमारा जो है वान ठाप गुणांक से 3 रिलेट करके।
अब जो कंफ्यूजन है वो है वियोजन क्या होता है, आयनन क्या होता है और संगुणन क्या होता है। इसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो चलिए, वियोजन किसे कहते हैं? नंबर एक, ऐसे सभी वैद्युत अपघट्य, सभी वैद्युत अपघट्य, अपघट्य एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि सभी वैद्युत अपघट्य, मान लेते हैं NaCl है, तो बताइए NaCl अगर विलयन में जाएगा तो किस रूप में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी I की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? अभिक्रिया के पश्चात 2/1 यानी कितना हो गया? 2। MgCl2 ले लेते हैं। MgCl2 के केस में Mg डबल प्लस और 2Cl माइनस के रूप में टूटेगा, यानी अभिक्रिया के उत्पाद की तरफ अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या कितनी है? 3 बटा पहले कितने हैं? 1, यानी MgCl2 कितना है? 1, यानी I की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 3। यानी मेरे कहने का मतलब है सभी वैद्युत अपघट्य जो आयनित होते हैं वहां I की वैल्यू हमें क्या रखना होगा? पूर्व मतलब पश्चात, उत्पाद की तरफ आयनों की संख्या बटा अभिकारक की तरफ अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, जो भी आप लिख सकते हैं। ये तो था वैद्युत अपघट्य जो आयनित होते हैं, इसी को हम कहते हैं आयनन का होना या वियोजन, वियोजन का होना, आयनन या वियोजन का होना। दूसरा आता है संगुणन क्या होता है भाई? संगुणन नंबर 2 टॉपिक आती है, संगुणन क्या होता है? तो कुछ ऐसे विलेय या अणुएं हमें देखने को मिलती हैं जो विलयन में जाकर पहले तो 1 थे लेकिन अब 2 हो गए, 3 हो गए। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसका हम अगर वो बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा CH3COOH। ये क्या होता है? जब ये जल के संपर्क में आता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये किसके संपर्क में आता है? जब ये स्वतंत्र रूप से विलेय पदार्थ है, ठोस रूप में या जैसे भी है, तब तो वो ठीक है, तब तो उसके एक अणु है। लेकिन जैसे ही वो जल में जाता है तो दो अणुओं के मध्य क्या लग जाता है? हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण। जैसे एक अणु ये एसिटिक एसिड है, दूसरा एसिटिक एसिड यहां आ गया, ये दो अणुएं आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं और एक अणु हो जाता है। यानी अब तक जो फार्मूला CH3COOH हुआ करता था, अब वो फार्मूला CH3COOH का होल ट्वाइस होने लगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं C2H6 C2O2O2H2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये अब देखिए, इसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो दो अणुएं हुआ करता, इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे कि 2 CH3COOH चेंज होके क्या बना लिया? एक अणु CH3COOH का होल ट्वाइस बना लिया। वियोजन के पश्चात कितना था या संगुणन के पश्चात कितना था? 1 बटा पूर्व कितना था? 2, यानी I इक्वल टू आ गया 1/2 यानी 0.5। ऐसी स्थितियों का हम विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। ऐसे कंडीशन हमारे संगुणन कहलाते हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, जैसे एसीटोन। अब एसीटोन में क्या होता है कि एसीटोन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो HCl ये CHCl3 है क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ये दोनों संगुणित होकर एक अणु बना लेते हैं। यानी इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि CH3 जो है CHCl3 के साथ क्या बना लिया? एक अणु बना लिया CH3 इंटू CHCl3। इस केस में भी I बराबर वियोजन के पश्चात 1 है, मतलब अभिकार उत्पाद की तरफ 1 है बटा अभिकारक की तरफ 2 है, यानी I बराबर 1/2 आ गया। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? संगुणन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा 1/2 गुणांक से रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई। और मुझे तो पसीना निकल आया सबको समझाते समझाते। गर्मी इतनी है, पंखा नहीं चलाया जा सकता, नहीं तो आवाज़ आने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे टेक केयर।